कैंडल यहाँ पे जो दूसरी का गेट है यहाँ पे आकर के ये यहाँ पे कैंडल को 200 बनाया गया। इसका मतलब क्या है? जो मांग है जो यूजीसी और MHRD जो निकालता है वो एक रोस्टर हमारे आपने कैंडल में देखा होगा कि 200 लिखा हुआ है, यानी कि समर्थन करते हैं जिसमें बात कर रहे हैं। पीछे देख रहे हैं नारे लगे, यानी कि अगर SC/ST की जो सीट्स जो निकलती है वो हमें मिले, तो 13 पॉइंट नहीं आता है, इसलिए हम 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर रहे हैं, 200 पॉइंट रोस्टर की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमने कैंडल में इसको अनाउंसमेंट किया और टाइम तुम्हारा 200 रुपये पर घंटा। क्या हुआ किसके लिए? राजेंद्रपाल गौतम जी आए हुए हैं, वो हमारे इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम चाहेंगे सर इस पर अपनी कुछ बात रखें। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो अन्याय करने वाली केंद्र में सरकार है, जो अन्याय भी कोर्ट के माध्यम से करवाती है ताकि कोई दूसरा रास्ता ना बचे, तो मुझे लगता है इसके लिए ज़्यादा सशक्त आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमको इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना पड़ेगा। लड़ाई थोड़ी कठिन है, इतनी आसान नहीं है, तो हमें पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा। देश के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ है हमें वहाँ भी संपर्क बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ भी सारे युवाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्यायकारी जो सरकार है वो जिस तरह के फैसले ले रही है, एक तरह से देखा जाए तो आज़ादी के भी केवल 70 साल हुए हैं, 70-73 साल हैं। इतनी जल्दी ये लोग मतलब इतने परेशान विचलित हो गए कि हमें इतनी जल्दी एकदम से सब किनारा करने में लग गए। हमारे सभी प्रकार के आरक्षण से और एजुकेशन के माध्यम से जो विकास हुआ था उसको रोकने की साजिश अलग अलग तरीके से ये लोग नागपुर के इनका जो मुख्यालय वहाँ से तय करके लाते हैं और ला के पूरे देश पे थोप देते हैं। चाहे देश गड्ढे में जाए, चाहे देश का कितना नुकसान हो जाए, ये अपना आपको राष्ट्रवादी कहने वाले लोग मुझे लगता है देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। तो ऐसे देशद्रोहियों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है और मुझे लगता है ये हम केवल जनता की ताकत को इकट्ठा करके सिखा सकते हैं, देश के सारे युवाओं को इकट्ठा करके सिखा सकते हैं। न्याय तो सबको चाहिए, कौन ऐसा जिसको न्याय नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ अन्याय होता रहे और केंद्र में बैठी हुई सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी रहे, उनमें से किसी का स्टेटमेंट तक ना आए, तो ये बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हैं, अगर वो लोग भी हमारे इस दर्द में मतलब चुप चुप बैठे हैं और उस पर बोल नहीं रहे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। उनकी भी राजनीति बचने वाली नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो उनकी भी गर्दन पकड़ के उनको भी रास्ता दिखाना पड़ेगा, और चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, क्योंकि हमारी हम जो भी कुछ है केवल और केवल रिजर्वेशन की वजह से। बाबा साहब ये रिजर्वेशन ना दिलाते, एजुकेशन ना दिलाते तो हम यहाँ ना होते। मंत्री तो छोड़िए, गांव का प्रधान कोई नहीं बनाता हमें। तो हम जो यहाँ है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, लेकिन ईमानदारी से रिप्रेजेंटेशन तो वो होगा कि हम समाज के दुख दर्द को, उसकी परेशानी को संसद में, विधानसभाओं में मजबूती से उठाएं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि लोग नहीं उठा रहे। लोगों को और तो छोड़िए, लोगों को ये पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है। अगर उन्हें यही नहीं पता कि हमारे बच्चों का भविष्य खत्म होने वाला है, हमारा जो एक तरीके से इतिहास खत्म हो रहा है, देश के संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, अगर इतना भी लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे लोग तो वैसे भी संसद में, विधानसभाओं में जाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं जागे तो ये जो ट्रेलर है अभी ये एक तरह से टेस्ट करके देख रहे हैं, टेस्ट करके देखते हैं कुछ आवाज़ उठती है, नहीं उठती। आवाज़ नहीं उठेगी तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देंगे। वैसे ही खेत की ज़मीन में हमें हिस्सा नहीं मिला, प्राकृतिक संसाधनों में हमें हिस्सा नहीं मिला, इंडस्ट्रीज में हमारा हिस्सा नहीं है, ले दे के पढ़ाई के रास्ते से विकास का रास्ता खुला था, वो पढ़ाई का रास्ता भी बंद कर रहे हैं। और जो कॉलेजेस के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे धीरे धीरे लोग पढ़ लिख के मेहनत करके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनने लगे थे, प्रोफेसर तो दिखते नहीं है, वाइस चांसलर दिखते नहीं है,
अभी शुरुआत ही हुई थी और वो शुरुआत भी इनको पची नहीं है। जो कुछ लोग पढ़े लिख के आ गए, क्योंकि जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें अधिकार का पता लगता है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने लिखने का मौका ना मिलता तो शायद आज भी हम 4000 साल के जैसे गुलाम थे उसी तरह गुलामी में जी रहे होते। तो ये इन लोगों को ये थोड़ा पच नहीं रहा है जो थोड़ी बहुत आज़ादी हमें मिली है। तो इस लड़ाई को तो हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा और ये लंबी लड़ाई है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसको और ज़्यादा मसाल जलाने की ज़रूरत है। और ये दिल्ली केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं चलेगा, पूरे देश में इसको लेके हमें जाना पड़ेगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि जी राजनीति तो चलती रहेगी, ये मंत्री और आप मुख्यमंत्री ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे क्या? हमारे लोग आगे बढ़ने के रास्ते सारे जिस तरह बंद हो रहे हैं तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजनीति करके करेंगे क्या? तो मैंने तो अपना मन बना लिया है कि पूरे देश में इस मुद्दे पे हम लोग निकलेंगे और अपने पद प्रतिष्ठा ये कुर्सी सारी वहाँ रख के जमीन पे आके निकलेंगे। और अभी होगा ये कि जब अगर 200 पॉइंट रोस्टर वापस नहीं हुआ तो सबसे पहला जो धक्का पड़ेगा, जो 4500 एडहॉक दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं उन सब की नौकरी पे खतरा आ गया है। दूसरा कि जो 15% एससी का, 7.5% एसटी का और 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, इस आदेश के बाद ये रिजर्वेशन अब पूरा नहीं होने वाला है। 50% की जगह ये घट के 25% रह जाएगा। तो कागज़ में तो ज़रूर 50% रिजर्वेशन लिखा रहेगा, लेकिन वो मिलेगा केवल 25%। ऑलरेडी जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर दलित पिछड़े का अनुपात बहुत कम है। अभी किसी आपने देखा होगा, दिखाया गया कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। एससी एसटी के जो प्रोफेसर हैं उनकी भी आबादी 2 से 3% के आसपास है। तो ये जब आ जाएगा तब तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बचेंगे। तो ये गहरी साजिश देश के 85% आबादी के साथ हुई है। इसलिए आपको ये जोश, ये गुस्सा, ये नाराज़गी सरकार के खिलाफ दिख रही है। और जिस तरीके से मोदी सरकार या कह लें बीजेपी सरकार हर रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे महारैली का कुछ हो या कुछ रोजगार का हो, जो जुमलेबाजी जो रोजगार में दिखाई गई है और जो कमिटमेंट जो होता है और जो उनका हर संडे को आना और जो मन की बात और काम की बात नहीं, तो सारे रिकॉर्ड टूटते। क्या ये भी मतलब कि मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा, उनका रिकॉर्ड बनेगा कि आप लोगों का रिकॉर्ड बनेगा? देखिए ये जुमलेबाजों की टीम है। ये लोग तो दिन भर झूठ बोलते थे, वो सत्ता में आ गए झूठ बोल रहे और उसका परिणाम ये हुआ है कि हर तरफ उनका झूठ आज के डेट में जनता में उन्माद पैदा कर रहा है, क्योंकि उस झूठ से जनता ने एक झूठी आस लगा रखी थी। तो वो झूठी आस टूटी है, लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। 200 पॉइंट रोस्टर के ऊपर भी एचआरडी मिनिस्टर ने लोकसभा और राज्यसभा में ये वादा किया था कि अगर कोर्ट से कोई एडवर्स ऑर्डर आएगा तो वो उसको पलटेंगे ऑर्डिनेंस और के तहत। अब ये देखना है कि ये भी जुमला तो नहीं साबित होता। एचआरडी कहने का मतलब ये है कि अभी आज तक देश की हालात ऐसी हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति घर से बाहर निकल चुका है अपने हक को लेने के लिए, पाने के लिए, मगर उनका हक अभी तक मिल नहीं रहा है। और अभी कुछ दिन पहले जो किसानों का आंदोलन चला था, इतना बड़ा आंदोलन चला था, वहाँ पे लाठियाँ बरसी, कितने किसान मर गए और कितने किसान आज भी घायल अपने बिस्तर पे कहरा रहे हैं, तब अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। क्या ये नौबत आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा? देखिए, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक कंप्लीट झूठ का जाल बुना गया था। ये जो दो महोदय हैं इन सबों के द्वारा, और उसमें जनता एक बार जरूर फंस गई, लेकिन अब जनता समझ गई है और बहुत जल्दी इनके झूठ को वो ख़त्म करेगी। उनको पूरा सिस्टम टूटेगा और ये बाहर जाएंगे, इनको अब कोई नहीं बचा सकता। जनता बहुत नाराज़ है, वो इनको 1 मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप देखिएगा 2019 में इसका परिणाम दिखेगा। 2019 का मतलब ये है कि जो अभी हैकिंग जो ईवीएम चल रहा है, क्या वो प्लानिंग तो नहीं है उनके अंदर? क्योंकि कुछ दिन पहले ईवीएम के ऊपर भी मुद्दा उठा था, तो उनके पास एक सत्ता है, उनके हाथ में ही ऑलरेडी वो चीज़ है। देखिए जी, कोई ईवीएम हो, कोई कुछ हो, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है,
सत्ता की चाबी हम लोकतंत्र में रहते हमारे पास ही है, और अगर जनता एक बार नाराज हो गई तो कोई भी इनको नहीं बचाएगा। जितना मैनिपुलेशन करना है, जितना बुद्धि लगाना है लगवा दें। हाँ, खतरा तो है, ये तो जरूर है, रिगिंग होगी तो दिक्कत तो है। ये कौन सा ऑफिस है? ये VC का ऑफिस है, गेट नंबर 1 है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहीं पर हम लोग आए हैं, यही प्रोटेस्ट है हमारा। अब यहाँ हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू। जब इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई का व्यापक पैमाना क्या है, हमारा परिप्रेक्ष्य क्या होगा। इसका मतलब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज तक 1990 के बाद जो उच्च शिक्षण संस्थान में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किया गया, वो क्यों नहीं देना चाहते? वो इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि एक नई पीढ़ी आ रही है पढ़ने के लिए। यह सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ 200 पॉइंट रोस्टर का नहीं है, यह सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियों का है, जो उनके आदेश मानने से इनकार करती है, जो उनको ठुकराती है, जो अपना हक समझती है, जो संविधान को समझता है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जानता है। साथियों, अब मैं आता हूँ 200 पॉइंट रोस्टर पे। आपको यह समझना होगा कि यह बहुत माकूल समय है, यानी 2019 आपके निशाने पे होना चाहिए, 2019 आपके निशाने पे होना चाहिए। 31 से लेकर 13 फरवरी तक चलने वाला बजट सेशन में यदि यह सरकार बिल नहीं लाती है 200 पॉइंट पे, तो आपका टारगेट विपक्षी दलों को घेरना होगा। उनसे घेरने का मतलब संवाद स्थापित कीजिए, उनको मनाइए और कहिए कि यदि आप हमारे लिए बिल और बिल के लिए अगर बिल नहीं लाते हैं तो आप अपने एजेंडे में शामिल कीजिए और हमें एनी हाउ जुलाई से पहले यह समस्या का समाधान करना है। 200 पॉइंट तो लेना ही है। बहुत संक्षेप में थैंक यू। जय भीम, जय बिरसा, जय फूले, लाल सलाम। देखिए, आपको समझना होगा कि ये 4 साल पहले जब यह सरकार केंद्र में आई थी और जिस तरह से बहुमत उसको मिला, तो उसे यह भ्रम हो गया कि जनता उसके साथ है और जनता को कोई भी जुमला दे करके वो साथ में ला सकते हैं। हमको यह भी समझना होगा कि बीजेपी सरकार अकेली नहीं है, इसके पीछे कौन लोग हैं। RSS एक बहुत बड़ी शक्ति है और दूसरा पूंजीपरस्त, तो तीनों के गठजोड़ के रूप में इस सरकार को आपको देखना पड़ेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो 2015 के बिहार विधानसभा को आप ध्यान में रखिए, जहां मोहन भागवत ने ये कहा था कि समय आ गया है आरक्षण की समीक्षा करने का। अब इसी कड़ी में आप देखेंगे तो मोदी सरकार को समर्थन है RSS से, पूंजीपरस्त पूंजीपतियों से, और इसीलिए यह सरकार का जो चरित्र है, पहली बात यह समझिए, इस सरकार का चरित्र जो है मनुवादी भी है और पूंजीपरस्त। अब यह रैली जो बाहर जाके कर रहे हैं, देश के बाहर या देश में, यह अपने हितों की पूर्ति के लिए लोगों को भरमाने का काम है, लेकिन यह भ्रम टूटेगा। वो ऐसा समझ रहे हैं कि जिस तरह से अभी 85% जनता, खासकर दलित, आदिवासी और पिछड़े, जो झांसे में आ जाते थे और उनको झांसे में आकर के रखेंगे और अपना हित साधन करेंगे। सवाल है कि क्या कारण है कि पूंजीपतियों के, अंबानी के, अडानी के या बड़े बड़े कॉरपोरेट के फायदे पर फायदे हो रहे हैं और जो दलित पिछड़ा जो लोग हैं उनका संवैधानिक हक जो वर्षों से है। और विश्वविद्यालयों में पहली बार 1997 में SC/ST के लिए और 2007 में OBC के लिए आया, उसमें भी अब वो कटौती कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर जो है, इससे उनका हक कभी पूरा नहीं होगा। आदिवासियों का कभी 14वां नंबर आएगा नहीं, दलितों का 7वां पोस्ट करीब लगेगा 150 साल, और OBC का 27% 50-60 साल लगेगा। एक बात तो यह है, आप समझिए कि, और यह सिर्फ नौकरियों का मामला नहीं है, इससे सीधा फर्क पड़ेगा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके के जो बच्चे हैं, जो अगली बड़ी पीढ़ी है, वो शिक्षा में ना आए, उस शिक्षा में ना आए और ज्ञान से वंचित हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों में पूरे ज्ञान की धारा में डिस्कोर्स बदला है। अब मंडल आ रहे हैं, अंबेडकर आ चुके हैं, फूले आ रहे हैं, तो
जो जनरेशन इनको पढ़ेगा वो समझेगा कि हम कहाँ हैं। और शिक्षा का मूल उद्देश्य यही था कि समावेशी समाज का निर्माण। लेकिन यह सरकार और इनकी जो सहयोगी जो आरएसएस और कॉरपोरेट हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो समझते हैं कि आज जैसे 50-60 साल पहले जैसे इनको सुला देते थे हम सुला देंगे, यह होने वाला नहीं है। तो चाहे जितनी रैलियाँ कर लें, चाहे देश के बाहर चाहे देश के भीतर, यह फिजा बदलेगी। यह आंदोलन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि यह चलेगा। और यह जो बजट कहीं ना कहीं ये SC ST OBC वर्ग के जितने भी हैं उनके शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कत्लेआम होगा 2019। अब जुलाई में देखेंगे तो जितने जो शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC पढ़ा रहे हैं उनकी सीटें बहुत घटेंगी और सामान्य वर्ग के श्रेणी के लोगों की भी सीटों के चरित्र में बदलाव होगा, उनका रिशफलिंग होगा। तो कत्लेआम बड़े व्यापक पैमाने पे होगा, इसका दुष्परिणाम। शुक्रिया। हमेशा मतलब प्रहार होता आ रहा है देश के संविधान का, और जैसा कि अभी शिक्षा के ऊपर अटैक हो चुका है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं SC ST OBC के वर्ग से। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये मांगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से ये 13 पॉइंट रोस्टर आया है, 13 पॉइंट रोस्टर बेसिकली एक सामाजिक कर्मगाह बनेगा। ना जाने कितने सामाजिक जो वंचित तबका लोग हैं और जो सामाजिक न्याय से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को दफन किया जाएगा इस कब्रगाह के अंदर। 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो बेसिकली वंचित तबका को समाज के मुख्य धारा में लाने से रोकने का एक प्रयास है, क्योंकि ये पहला पीढ़ी है जो अपने तमाम मुश्किलों के बावजूद इस स्तर पे पहुंचा है कि वो आज एक शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रेजेंस रख पा रहा है। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर आने से सीटें कम जाएगी और वो दफन किए जाएंगे इसी कब्रगाह में। मतलब कि एक जो शिक्षा जो कर्मी है, जो टीचर है, जो अध्यापक है, कम से कम वो मिनिमम 50 बच्चों को पढ़ाता होगा और कहीं ना कहीं वो 50 व्यक्ति अगर नापा जाए, अगर नाप तोड़ किया जाएगा, ऐसे कई लाख स्टूडेंट ऐसे जो अशिक्षित रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली अगर आप इस तरह से आप कहेंगे तो सरकार की नीति ही है, क्योंकि ये सरकार किसी न किसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो देने में फेल कर गई है और सरकार इस जो 200 पॉइंट रोस्टर हो उसको 13 में कन्वर्ट करके अपनी नाकामी को छिपाना चाह रही है। और डेफिनेटली वो जिस तरह से आप देखेंगे जो बजट है हमारा, उस बजट में जिस तरह से 2% से भी कम बजट एलोकेशन किया गया है, ये अपने आप में जो आप बता रहे हैं मैक्सिमम युवा को अनपढ़ रखने का एक प्रयास किया गया है। तो क्या इस चीज़ को हम रोजगार से भी आग सकते हैं कि रोजगार को जो उनकी जो बातें थी वो जुमलेबाजी वाली, जो रोजगार को हम इतने लाख प्रतिदिन, इतने लाख हर महीने में हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे, वो फेल नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। आप देखेंगे कि जिस तरह से सरकार ने वादे किए, शिक्षा तो छोड़िए, नॉर्मल कॉमन मैन को उसने वादा किया था 15 लाख रुपया देने का, वो जुमलाबाजी से हट के कुछ भी नहीं है। और आज भी स्थिति वही है। आज भी जो है ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। रोस्टर आने के बावजूद भी बताती है कि मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, तो ये जुमलेबाजी से कुछ भी ज़्यादा नहीं है। मतलब 5 लाख नौकरियां देने के बजाय पूरे जो एग्जिस्टिंग नौकरी है उस पर ही खतरा हो रहा है। पूरे भारत के जितने 5 करोड़ टीचर ऐसे हैं जो उनको घर पे बिठाने का काम कर रही है, और जो आने वाले भविष्य में जो शोधार्थी हैं जो विद्यालयों में पढ़ाएंगे, विश्वविद्यालयों में पढ़ाएंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो वंचित तबका के लिए एक स्कॉलरशिप लागू किया गया था जिसको कहते थे राजीव गांधी फेलोशिप, ठीक है, उसको भी सरकार ने बंद कर दी है। सरकार ने सीटें खत्म कर दी है JRF की, जो पहले PhD के लिए JNU में और तमाम यूनिवर्सिटी में जो फंड मिलते थे उसमें भी कमी की गई है, वो भी सबको अब नहीं मिल रहा है। तो ये सीधा सीधा हमला है कि नया वर्ग, नया युवा वर्ग जो है वो एडुकेट ना हो, और एडुकेट होंगे तो सवाल पूछेंगे, और ये सरकार डरती है सिर्फ सवाल पूछने वाले से। तो चाहता ही नहीं है कि समाज में कैसा तबका तैयार हो जो हमसे सवाल करे, इसलिए वो अनपढ़ रहेंगे तो एक गुलाम की तरह रहेंगे, पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो हर संडे जो मन की बातें आती हैं वो काम की बातें इसमें नहीं हो पाती? हाँ, मन की बातें बेसिकली एक वो है जिसको कह सकते हैं ख्याली पुलाव है। करना तो उनको कुछ है नहीं, मन की बात करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमारा ये प्लानिंग है। बेसिकली वो टोटली फेल है ग्राउंड लेवल पे।